हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज के इस लंबे सफ़र के दौरान हम हमारे पाठ्यक्रम को नियमित रूप से आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इस लंबी अवधि के दौरान हमने हमारे पाठ्यक्रम की जो फर्स्ट पार्ट है अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसे लगभग हम पूर्ण कर चुके हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से लेकर उसकी बाह्य संरचना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जलवायु, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल के साथ साथ जैव मंडल, स्थल के साथ साथ जल यानी धरातल के साथ साथ महासागर, महाद्वीप आदि तमाम बातों की चर्चा हमने हमारी इस ऑनलाइन क्लासेज के दौरान की थी। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी नेक्स्ट सेकंड जो बुक है वो इंडियन ज्योग्राफी है अर्थात भारत का भूगोल। यह भारत का भूगोल आने वाली कई कंपटीशन एग्ज़ामों में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि चाहे 10th लेवल की कोई एग्ज़ाम हो या कोई सी ऑफिसर लेवल की, उन एग्ज़ाम्स में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन अति आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। अंतर ये रहता है कि जहाँ लो लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल भी लो रहता है, तो हाई लेवल्स की एग्ज़ाम में क्वेश्चन लेवल भी उसी आधार पर पूछे जाते हैं। तो खैर, उन चीज़ों की चर्चा को छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक भारत स्थिति एवं आकार। जैसा आप देख सकते हैं सामने कि हमारा भारत देश किस जगह स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है आदि की चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। ये भारत का एक मानचित्र जो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, सागरीय क्षेत्र कौन कौन से शामिल हैं आदि की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये भारत के कुछ राज्यों का मैप, हालांकि स्पष्ट रूप से आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नया राज्य बना है वो तेलंगाना बना है, इस तरफ ये तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पड़ोसी देशों में नेपाल, ये तमाम ऐसे राज्य पड़ोसी देश। नीचे ये श्रीलंका आ जाता है, यहाँ पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान, ऐसे तमाम देशों राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से निकल रही है, ये भारत की समय रेखा है और ये कर्क रेखा है। आइए करते हैं चर्चा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम प्रारंभिक तौर पर कर चुके हैं और पुनः बताने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं मैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में बांटती है। भारत का दक्षिणतम जो छोर था वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2004 में जब सुनामी लहरें आईं तो यह जलमग्न हो गया। हमारे देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, यानी आप इस तरह से देखें 37 डिग्री में से 8 डिग्री घटाते हैं तो लगभग 29 डिग्री के करीब आता है। वहीं 97 में से 68 घटाते हैं तो भी लगभग 29-30 के करीब आता है। तो ऐसे में इसका जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसका देशांतरीय विस्तार जैसे हम पहले कर चुके हैं। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में उत्तर और दक्षिण दिशा में बांटती है। जरा आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा जा रही है, इसका ये उत्तरी हिस्सा उत्तरी भाग और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी भाग है। भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2,933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी आती है वो 2,933 किलोमीटर है। जबकि जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र आता है इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण भारत का पूरब पश्चिम विस्तार घटता गया है, यानी ये 23.5 डिग्री है। उसके बाद ये 22 डिग्री आता है, यहाँ पर 22 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री, और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे ये विस्तार आप देख सकते हैं धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार किस देशांतर के बाद घटता गया है। ये घटता गया है 22 डिग्री के पश्चात। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम है। आप जरा देखें ये दक्षिणतम बिंदु, यहाँ अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो इन तीनों का संगम इस जगह पर हो रहा है, भारत के दक्षिणतम बिंदु पर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो द्वीपों को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर। क्या मतलब है इसका कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई यानी गुजरात से लेकर ये जो लंबाई जा रही है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीप समूहों को भी शामिल कर लिया जाए, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अगर इनकी लंबाई चौड़ाई को भी मिलाया जाए तो आती है 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 और वैसे 7,516.6। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये यहाँ से गुजरात से शुरू होता है और ये पूरा जो स्थलीय सीमा जाती है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यानी जो हिस्सा जल से नहीं लगता वो स्थलीय सीमा है,
जिसकी सीमा अन्य किसी देशों से लगती है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत से 6 बड़े देश, जिसकी एक सामान्य ट्रैक रुख चीन, अब आ भारत, यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये वो 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो पठारी प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। यहाँ अरब सागर है भारत के दक्षिण भाग में, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है। 3 तरफ से जल से घिरा होने के कारण ये प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाता है। सुएज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसी के साथ लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। ये जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो जगह बच रही है, ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहलाती है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। अंग्रेज अफसर रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था। और भारत और चीन के मध्य की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। अंग्रेज अफसर मैकमोहन के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। देश का दक्षिणी भाग की आकृति त्रिभुजाकार है, जैसा आप देख सकते हैं, ये आकृति त्रिभुजाकार है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, समय और मौसम पर पड़ता रहता है। केरल और तमिलनाडु जैसों राज्यों में हमेशा तापमान अधिक रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर का तापमान कम होता है। कहने का आशय, भारत का ये हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, तो यहाँ तापमान अधिक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में आता है कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन और रात की अवधि में अंतर आता चला जाता है। जहाँ केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर के यहाँ यह अंतर 5 घंटे तक का हो सकता है। जैसे विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, दिन बड़े, रातें छोटी होने लगेंगी, या सर्दियों के मौसम में रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ये अंतर 5 घंटे तक का हो सकता है, जबकि केरल तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ ये अंतर 45 मिनट तक का होता है। 82.5 डिग्री रेखा को विश्व की समय रेखा भी माना जाता है। भारत
एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोगी राष्ट्र रहा है, जिन्होंने मिलकर 1985 को सार्क का निर्माण किया। भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो द्वीपीय श्रृंखला है उसे एडम ब्रिज का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ सामान्य चर्चाएं, जब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो मानचित्र के माध्यम से आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये सिर्फ एक परिचय है जिसके माध्यम से आपको भारत की स्थितियों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष चर्चाएं आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।